नमस्कार, स्वागत है आपका डीवी स्टडी पॉइंट जीके में। तो देखिए, आपको कल जो बीपीएससी एलडीसी का एग्जाम हुआ था उसमें कुछ मैथ के भी अच्छे खासे प्रश्न आए थे। तो देखिए, उस प्रश्न का सोल्यूशन है, कैसे उसको सोल्व करना है। पहले मैंने आपको इस मैथ का आंसर बताया है, लेकिन मैं इस तरह बताऊंगा कि कैसे आपको बनाना है। और देखिए, इस तरह का प्रश्न जो आपको 67वीं बीपीएससी पीटी में भी आ सकते हैं, क्योंकि 10 प्रश्न उसमें भी मैथ का आता है। और देखिए, पहले इसका लेवल हाई होता था, तो इसमें जो पूछा गया है एलडीसी में, देखिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, कुछ प्रश्न आसान है पर कुछ प्रश्न का जो है डिफिकल्टी लेवल अच्छी खासी है। तो देखिए, आपको बीपीएससी जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं 67वीं बीपीएससी का, तो आपको एक क्वेश्चन देखना चाहिए कि किस तरह का आया है। ठीक है, यदि कोई दिक्कत महसूस होता तो आपको उसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी का इतिहास रहा कि कभी कभी मैथ का लेवल थोड़ा ऊपर भी लेके चला जाता है, इंटीग्रेशन तक का पूछ लेता है। आप कॉम्बिनेशन से भी देखते हैं, आपको प्रश्न आ जाया करते हैं। एक प्रश्न बीपीएससी में आएगा इस तरह का जरूर कि मान लीजिए इतने स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुए, इतने मैथ में हुए, इतने दोनों में हुए, इस तरह का एक प्रश्न डिफरेंट आएगा। तो चलिए अभी मैं आपको प्रश्न यहाँ पर स्क्रीन पर लगा देता हूँ। वो प्रश्न क्या है? तो प्रश्न ये है कि 2 पासों को फेंका जाता है तो 7 आने की प्रायिकता क्या होगी, उसकी संभावना क्या होगी। देखिए, 2 पासा आपको फेंकना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 2 पासा को फेंकने पर 7 कब कब आ सकता है। देखिए, इसमें यदि 1 आएगा और इसमें 6 आएगा, ठीक है, तब फिर देखिए 2 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, तब फिर देखिए यहाँ पर 3 आएगा और 4 आएगा, तब। समझ गए बात को, इतना। फिर देखिए यहाँ पर 4 आएगा, 3 आएगा, तब। फिर देखिए यहाँ पर 5 आएगा, 2 आएगा, तब। फिर देखिए 6 आएगा, 1 आएगा, तब। तो देखिए, तो कितनी बार संभावना बन रही है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और ये 6 बार। ठीक है, यानी कि 6 बार 7 आने की संभावना है। और टोटल जो दोनों पासा का जो नंबर आने की संभावना होती है तो आप लोगों को पता है कि 36 होता है। ठीक है, क्योंकि एक में 1 से 6 तक होता है, दूसरे में भी 1 से 6 तक होता है। आप उसके निकालिएगा तो आप 36 होता है, ये आपको जान लेना चाहिए। ठीक है, तो 7 आने की प्रायिकता जो होगी, 7 आने की प्रायिकता जो होगी, प्रायिकता क्या होगी? 6। समझ गए, 1 2 3 4 5 एंड 6, क्या आ जाएगा? 6/36। ठीक है, यानी कि ये आ जाएगा 1/6 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो 1/6 आप ऑप्शन वहां पर आराम से देख सकते हैं। फिर देखिए, एक प्रश्न आपको दिया गया है कि लॉग, थोड़ा सा प्रश्न मैं देख लेता हूं, आपका स्क्रीन पर वहां पर लगा दूंगा। ठीक है, वहां पर आपको स्क्रीन पर लगा हुआ होगा। लॉग ए है, बेस में आपको बी है, फिर है इंटू लॉग जो है यहाँ पर बी है और बेस में सी है, इंटू लॉग जो है यहाँ पर सी है और बेस में ये है। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए इसका वैल्यू आपको कैसे निकालना है। देखिए, यहाँ पर बेस में तो ऐसा ही काट सकते हैं, बेस अपर करके 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, लॉग ए बेस में बी है, तो इसको आप लिख सकते हैं लॉग ए बाई लॉग बी। ठीक है, यहाँ पर बेस दोनों में ई हो जाता है। ठीक है, खैर उतना से ज्यादा भी नहीं मतलब है। यहाँ पर समझिए इस तरह से लॉग यहाँ पर सी ले लीजिए, यहाँ पर लॉग सी बाई लॉग ए। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब बेस सबका सेम हो जाता है, ई सब जगह ई हो जाता है। तो लॉग ए बाई बी यहाँ पर है, बी बाई सी है और सी बाई ए है, तो लॉग बी कैंसिल, लॉग सी कैंसिल और लॉग ए कैंसिल, बच के आ गया आपको 1। इसका आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर 1 जहां होगा, यानी कि वो क्लियर। ठीक है, अब देखते हैं आगे का प्रश्न। फिर प्रश्न है आपका कि एक वर्ग का विकर्ण जो है आपको दिया हुआ है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर एक वर्ग बना लेता हूं। ठीक है, आप क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एक वर्ग है और वर्ग का ये विकर्ण आपको दिया हुआ। ठीक है, ये विकर्ण आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका विकर्ण दिया हुआ आपको 4√2। क्या दिया हुआ है? 4√2। तो विकर्ण आपका दिया हुआ है इसका 4√2। ठीक है, तो इसका जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? साइड विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू ए होता है ना, यानी 4√2 चला गया, यानी ए कितना आ गया आपका? 4 आ गया। ठीक है, तो अब पूछ रहा है कि एक दूसरा वर्ग का विकर्ण बताना है जिसका एरिया जो है इसका एरिया से 2 गुना है। क्या है? इसका एरिया से 2 गुना है। ठीक है, इसका आपको विकर्ण बता देना है, इसका विकर्ण उसको बताइए। ठीक है, यही आपका प्रश्न है। ठीक है, इसका विकर्ण बताना है। ठीक है, इसका विकर्ण आपको निकालना है, तो पहले हमको इसका एरिया चाहिए। ठीक है, इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, यानी कि इसका एरिया हो जाएगा आपको 16। ए स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 आ गया, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 32 हो गया। क्लियर, जब इसका एरिया आपको 32 हो गया तो इसका साइड निकल जाएगा। देखिए, इसका जो एरिया होगा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा वो कितना आ गया? 32।
इसका हम देख लेते हैं बड़ा ए, मान लीजिए ए स्क्वायर इक्वल टू 32, यानी कि ए आपका क्या निकल के आ गया 32 का बी मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो ये क्या निकल के आ गया 4√2 आ गया। तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, विकर्ण d√2 होता है √2a, यानी क्या हो जाएगा √2 इंटू यहाँ पर 4√2, यानी कि आपको 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 जो है आपको सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी यानी कि जीपी का जो है आपको 7वां पद जो है वो चौथे पद का 8 गुना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको समझिए, यहाँ पर ये दिया गया है कि देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको हम बाद में लिख लेंगे, ठीक है ना। चलिए मुझे याद है प्रश्न, यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा। देखिए 7वां पद जो है आपको चौथा पद का 8 गुना है। तो देखिए T4 जो है आपको T4 का 8 गुना है 7वां पद, यानी कि यदि 8 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप चौथा पद में तो 7 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 8T4 इक्वल टू क्या है T7 है, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म का जो फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का वो होता है Tn इक्वल टू a टू द पावर r a इंटू r टू द पावर n-1, जहां a क्या है, ये आपको फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, r है कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। देखिए आप फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन रेशियो क्या होता है समझिए। मान लिया जाए कि आपको इस तरह का सीरीज दिया हुआ है, क्या है a, पहला टर्म मान लीजिए a है, दूसरा टर्म a r है, तीसरा टर्म a r स्क्वायर है एंड सो ऑन a r टू द पावर n है, ठीक है। इसका मतलब देखिए कॉमन रेशियो क्या होगा, सेकेंड बाई फर्स्ट a r बाई a क्या हो गया r आ गया रिजल्ट, ठीक है। फिर देखिए सेकेंड बाई थर्ड कीजिए a r स्क्वायर बाई a r, इसका भी रिजल्ट आपका r आ जाएगा। तो इसी तरह से सभी का रेशियो r आएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग कॉमन रेशियो। n जो है नंबर ऑफ टर्म, मतलब 1 2 3 जहां तक काउंट करके जाएगा वो n होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a टू द पावर rn-1, यानी कि n का यदि पोजीशन 1 रखा जाए तो यहाँ पर a आना चाहिए। देखिए 1 रखिएगा तो a आएगा, 2 रखिएगा तो r आएगा, 3 रखिएगा तो r स्क्वायर आएगा, यदि n रखिएगा तो a टू द पावर r-n आएगा। समझ गए बात को। चलिए तो यहां से हम चलते हैं अब कि यहां से मेरा कंडीशन था, ठीक है। अब 5वां पद है, देखिए दिया हुआ, आप पहले इसको सोल्व कर लीजिए। देखिए 8, अभी इसका हम लोग फॉर्मूला क्या देखें, a r टू द पावर n-1, यहाँ पर a हो जाएगा, हमको पता नहीं है तो a ही मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, और r हमको पता नहीं है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4-1 यानी कि 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a r क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि r क्यूब से क्या चला जाएगा, ये 3 पे पावर चला जाएगा, ठीक है, a चला जाएगा, यानी कि r क्यूब मेरा निकल के आ गया 8, ठीक है। तो r इक्वल टू आप क्या क्या निकल जाएगा 2, है ना। देखिए यहाँ पर 8 को लिख सकते हैं ना 2 टू द पावर 3, फिर इसको लाइएगा लिखिएगा 3 1 टू द पावर 3, यानी कैंसिल होके आपका आ जाएगा 2, यानी r मेरा निकल के आ गया 2। और T5 आपको दिया हुआ है तो T5 यहाँ पर रख दीजिए, T5 का फॉर्मूला a r टू द पावर हो जाएगा 4। तो यहाँ पर क्या निकालना है आपको, तो यहाँ पर आपको T5 दिया 48, a आपको निकालना है, ठीक है, r है 2 टू द पावर 4, यानी a इक्वल टू क्या हो गया 48 बाई 16 हो गया ना। चलिए यानी कि 3, यानी कि आपका a क्या आ गया 3 आ गया, यानी पहला पद यही तो था, ठीक है, पहला पद हम यही यूज कर रहे थे, a था, यानी कि पहला पद जो आपका क्या आ गया 3 आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका दिया गया है कि एक सर्किल है, ठीक है, सर्किल है और सर्किल का आपको त्रिज्या जो है आपको दिया हुआ, ठीक है, सर्किल का त्रिज्या आपको दिया हुआ है। एक जीवा भी है जिसकी लंबाई आपको भी दी हुई है, सर्किल की त्रिज्या जो दी हुई है वो कितना दी हुई है 13 दी हुई है, 13 ये वाला दी हुई है 13, ठीक है, ये वाला आपको लेंथ दिया हुआ 13, यानी कि r इक्वल टू यहाँ पर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये वाला आपको 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब कह रहा है कि सेंटर से इसकी दूरी बताना है, मतलब ये वाला दूरी, यहाँ से आपको ये वाली दूरी बतानी है, ठीक है। तो इसको आप मान लीजिए क्या h है, ठीक है। चलिए तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, देखिए तो O यहाँ पर मान लीजिए A और यहाँ पर B, तो देखिए तो OAB एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखिए तो OAB एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। देखिए यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से आपका यहाँ पर देखिए जब सेंटर से जीवा पर लंब डालिएगा तो ये क्या होगा, दोनों बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो लेंथ होगा AB
ये क्या होगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 12, ठीक है। यानी कि एच का जो वैल्यू होगा क्या होगा, एच का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए विकर्ण का स्क्वायर यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर। कोई दिक्कत है, चलिए, यानी कि 169 माइनस 144 यानी कि आपका क्या आ जाएगा 25, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर जो है इस जीवा की दूरी होगी, ठीक है, क्लियर। बस यही था प्रश्न, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न कि 2 टू द पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर y इक्वल टू 6 टू द पावर -5 है, ठीक है। तब इसको सोल्व किया जाए। पूछ रहा है वैल्यू आपको निकालना है, वैल्यू तब क्या निकालना है आपको, वैल्यू आपको है 1/x प्लस 1/y और प्लस 1/z का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए इतना जो दिया हुआ है आपको, इसको क्या मान लेना है, इसको मान लीजिए आप k, इसको आप मान लीजिए इतना टोटल इक्वल टू k मान लीजिए, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर x इक्वल टू k, ठीक है। यहाँ पर फिर लिख सकते हैं 3 टू द पावर y इक्वल टू k और यहाँ पर लिख सकते हैं 6 टू द पावर -5 इक्वल टू k, ठीक है। यहाँ पर लॉग ले लीजिए x log 2 हो जाएगा इक्वल टू log 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लीजिएगा तो क्या होगा log 2 टू द पावर x इक्वल टू log के, दोनों तरफ log लीजिएगा तो ये पावर वाला नीचे में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा log x log 2 इक्वल टू log k, यानी यहाँ पर आप समझिए कि x इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा log k, अब बेस में 2 आ जाएगा तो 1/x मेरा क्या हो जाएगा log k बेस में और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ y निकालिएगा तो 1/y इक्वल टू आ जाएगा log k बेस में 3, ठीक है। और उसी तरह इसको यहाँ निकालिएगा तो 1/z आ जाएगा आपको 1 log 6 यहाँ पर q, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में है, ठीक है। इतना हो गया आपका क्लियर, इतना आप समझिए। अब आपका वैल्यू आपको क्या मिल गया, देखिए 1/x का मिल गया, 1/y का मिल गया और 1/z का मिल गया, ठीक है, 1/z का मिल गया, क्लियर। तो अब इतना जब हमें वैल्यू मिल गई है तो तीनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू है log k2 प्लस log k3 प्लस log 6k, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हैं log, यहाँ पर समझिए ये बेस इसका चेंज है, ठीक है ना, ये दोनों को तो बेस k है तो लिख देंगे log m प्लस log n होता है log mn, यानी कि k यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये उल्टा करेंगे बेस में तो log क्या हो जाएगा k6 कट के मेरा क्या आ जाएगा 0, ठीक है। यानी कि आंसर इसका आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा आपको 0, क्लियर। देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है आपको, क्वेश्चन करा समतल जमीन पर एक बिंदु P से, ठीक है, एक बिंदु मान लिया जाए कि यहाँ पर P है, क्या है, यहाँ पर एक बिंदु जो है आपको P है, ठीक है। और कह रहा है कि P से जो है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यहाँ पर एक मीनार ले लेते हैं और इसका जो है उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए। जो ऊपर की ओर आप कोई चीज देख रहे हैं ना तो आंख पर जो हॉरिजॉन्टल एंगल बनेगा वो उन्नयन कोण होगा। यदि यहाँ से आप ऊपर से किसी चीज को ग्राउंड पे देख रहे हैं तो वो हॉरिजॉन्टल से वहां पर जो एंगल बनेगा, जैसे मान लिया जाए, यहाँ पर समझा देता हूँ, यहाँ से देखिए ये जो बना ये आपका उन्नयन कोण हुआ, ये वाला कोण जो हुआ आपको उन्नयन कोण हुआ, ठीक है, उन्नयन कोण हुआ, ठीक है, उन्नयन कोण। और यदि यहाँ से कोई चीज देखा जाता नीचे, ठीक है, यहाँ से देखा जाता नीचे तो ये जो एंगल बनता हॉरिजॉन्टल से तो ये हो जाता अवनमन कोण, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस चीज को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उन्नयन कोण यहाँ पर आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर है तो इसका ऊंचाई जो है आपको कितना है 100 मीटर है, ठीक है। इसको मान लीजिए ए बी मान लीजिए, पी में है तो पी क्यू आर मान लीजिए, ठीक है, पी क्यू आर मान लीजिए, ठीक है, क्यू एंड आर, ठीक है। चलिए अब पूछ रहा है कि अब ये बताना है कि मीनार के बिंदु पाद से, मतलब जहां पर मीनार खड़ा था वहां से पी की दूरी क्या होगी, यानी कि आपको पी क्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पी क्यू पूछ रहा है, ठीक है, पी क्यू पूछ रहा है। तो देखिए tan थीटा का हम लोग फार्मूला लगा देंगे, tan 30 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये मेरा जब 90 डिग्री बनेगा तो हम इसमें आराम से ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो tan 30 आपका क्या हो जाता है P/B, ठीक है। तो P यहाँ पर क्या हो जाएगा QR/PQ, ठीक है। यानी कि tan 30 का जो वैल्यू होता है क्या होता है 1/√3 और QR आपको 100 दिया हुआ है, PQ आपको निकालना है, यानी PQ का जो वैल्यू आ जाएगा 100√3,
3 जो भी दिया है यूनिट में, ठीक है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 मीटर है तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये आपका यहाँ पर ये हो गया आंसर 100√3, ये क्लियर, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए इसमें एक रीजनिंग आया था, रीजनिंग का प्रश्न था, वो क्या था देखिए। रीजनिंग जो था आपको इस तरह से दिया गया था, देखिए यहाँ पर जो था इस तरह से था। यहाँ पर दिया गया है 6 है, 3 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 8 है। फिर देखिए यहाँ पर दिया गया है 18 है, 2 है, और फिर आपको दिया गया है 3 है एंड 27 है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर देखिए दिया गया है 15 है और 5 है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। और यहाँ पर फिर दिया गया है 9, देखिए तो यहाँ पर क्या होगा, समझिए इसको। देखिए बहुत ही आसान है, हो सकता है एग्जाम में किसी से न बन पाए, उस समय दिमाग सेट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या है 6 × 4, देखिए यहाँ पर 6 × 4 क्या है, यहाँ पर 6 × 4 आपको 24 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 × 3 क्या है, 8 × 3 भी आपको 24, यानी कि अल्टरनेट जो मल्टीप्लाई है उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, इक्वल है। देखिए 18 × 3 यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 18 × 3 54, यहाँ पर ये देखिए। फिर यहाँ पर 2 यानी कि 2 × 27 54। उसी तरह से यहाँ पर अल्टरनेट कीजिए, अल्टरनेट तो यहाँ पर है नहीं, x मान लीजिए, यानी कि 15 × x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 × 5, यानी कि 5 × 9, ठीक है। यानी कि 3 चला गया, यानी कि 3 x इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 3। देखिए 3 रखने पर ये भी 9 × 5 45, 15 × 3 भी आपको 45, ठीक है। तो अब देखते हैं और आगे का प्रश्न। तो चलिए आपको नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए इसमें दिया गया है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का आपको योगफल निकालना है। वहां पर ऑप्शन में दिया गया है, आपको डायरेक्ट नहीं दिया गया, थोड़ा घुमा के दिया गया, ठीक है। तो आप देखिए प्रथम 5 सम संख्या पूछ रहा है, प्रथम लिखा हुआ है, यदि प्रथम नहीं होता तो बात दूसरी हो जाती, तब ये सॉल्व भी नहीं होता। लेकिन यहाँ पर प्रथम 5 दे दिया गया है, यानी प्रथम 5 का मतलब क्या हो गया, 2 हो गया प्लस 5 हो गया प्लस 2 + 4 हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपको क्या है कि बहुत छोटा टर्म दिया गया है, इसीलिए आप इसको कुछ सोल्व करने का जरूरत नहीं, इसे आप 30 निकाल सकते हैं। लेकिन यदि लंबा टर्म होता तो हम लोग प्रोसेस से निकालते। सबसे पहला बात क्या करते हैं, हम लोग TN निकाल देते, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म कितना है ये निकाल लेते। ऐसे तो सम में तो सीधे हाफ हो जाती है, लेकिन मान लीजिए और लंबा सा रह गया, यदि इस तरह से नहीं रहा कि रेगुलर सम है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे ये आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर TN देखेंगे, TN का मतलब क्या हो गया, कोई भी 1 कहेंगे तो पहला पोजीशन, 2 कहेंगे तो दूसरा पोजीशन, इसलिए लास्ट वाले को हम TN बोल दिए। तो TN का मतलब यहाँ पर फार्मूला हो जाता है A + n - 1 × D। ये आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ना है। TN A मतलब पहला टर्म हो गया, N मतलब नंबर ऑफ टर्म क्या है वो होगा, और D मतलब जो कॉमन डिफरेंस, कॉमन मतलब सभी में डिफरेंस। देखिए सेकंड वाले से फर्स्ट कीजिएगा तो 2, थर्ड से कीजिएगा 2, सब में सेम आ रहा है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। देखिए इसके लिए मैं नहीं बता रहा हूं, मैं भी इसलिए बता रहा हूं कि आपको आगे काम दे, ठीक है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, तो इसका तो आंसर भी ले आए 30 हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है आपको TN = A + n - 1 D हो गया। TN हम बोल रहे हैं पोजीशन है, लास्ट वाला का माने ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। A आपका 2 है और n - 1, n आपका हमको पता नहीं है, n हमें पता नहीं है, ठीक है। n ही हमको निकालना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो यहाँ पर D भी हमको पता है, तो यहाँ पर आप सोल्व कर सकते हैं। 10 = 2 + 2n - 2। देखिए यहाँ पर 2 चला गया, n = मेरा आ गया सीधा 5, ठीक है। 10/2 कीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपको 5 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको n आ गया 5, इसको सम निकालने के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। SN = क्या होता है, n/2 × A प्लस लास्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, उसको लिख दीजिए। या दो फॉर्मूला है, 2A + n - 1 × D या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है।
ये कोई भी आप यूज कीजिए, आपके ऊपर है, ठीक है। यही चीज होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी निकालते हैं तो आपको पहला टर्म हो गया, बाकी का लास्ट टर्म हो गया। यानी कि यहाँ पर देखिए अब इससे निकालते हैं तो 5/2 आ गया, n 5 था, और फर्स्ट टर्म मेरा क्या है 2 और लास्ट टर्म क्या है मेरा 10, यानी कि 5/2 इनटू क्या हो गया 12, यानी कि 6 यानी कि 30 आ गया, ठीक है। तो उसमें डी वाला ऑप्शन को आप सोल्व कीजिएगा, उसमें शायद 20 + 1 × 9 20 + 1 जो भी है, मतलब डी में जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। डी में ऑप्शन आप सोल्व कीजिएगा तो उसमें 30 है, ठीक है। मैंने उसका ऑप्शन लिखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर डी में आप देखिएगा तो इतना प्लस करके 9 है, ठीक है। कुछ मल्टीप्लाइकेशन करके यहाँ पर है तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 16 जो भी है पर हमें याद नहीं है, ऑप्शन डी होगा इसका, +9 वाला जो भी होगा जिस ऑप्शन में वो हो जाएगा, ठीक है 30, ठीक है। अब देखिए आप इसमें देख लीजिए कि इसमें एक आपको चार्ट दिया गया था, इसमें दिया गया था कि आपको मुद्रण पर जो लागत है वो आपको 17,500 दिया गया था, रॉयल्टी पर आपको निकालना था। तो रॉयल्टी पे आप कैसे निकालिएगा, जब तक हमें पूरा पता नहीं होगी तब तक तो निकाल नहीं पाएंगे ना। तो हम 100 में निकाल देते हैं, ठीक है, 100 में निकाल देते हैं। तो जब आप 35% में ये था तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, है ना, कि टोटल मान लीजिए x था तो x का 35 आपको क्या मिल गया 17,500 मिल गया, ठीक है। तो ये आपको चला जाएगा 5 से, यानी 500 हो गया, टोटल मेरा आ गया कितना 50,000, कितना आ गया 50,000 मेरा आ गया टोटल। जो टोटल पर जो खर्च था सारा चीज मिला के आ गया। तो हमको रॉयल्टी पे चाहिए, तो रॉयल्टी पे आपको क्या हो जाएगा, रॉयल्टी पे 50,000 का कितना 15%, ये है ना, ये चला गया 75, ठीक है 7500 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे मैथ के प्रश्न, जो भी मैथ का प्रश्न था मैंने सारा का आपको सोल्यूशन दे दिया है, बाकी का प्रश्न रीजनिंग का है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसी तरह के प्रश्न हमेशा बीपीएससी पूछा करता है, ठीक है। तो आगे से आपको ध्यान देना है और इस तरह का प्रैक्टिस करके ही नेक्स्ट एग्जाम में आपको बैठना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह का अपडेट आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।